आज फिर हम लौटे हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है ब्लड। ब्लड क्या होता है जानते हैं। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि रक्त है जो कि तरल संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट, इसकी पीएच 7.4 होती है, यानी कि ये क्षारीय होता है। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो में होता है। और जो नवजात शिशु है या भ्रूण है उसके अंदर रक्त का निर्माण स्प्लीन में होता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सामान्य जो व्यक्ति होता है उसके अंदर ब्लड 5 से 6 लीटर होता है, यानी कि जो एवरेज एज वेट जिस व्यक्ति में होती है उसके अंदर ब्लड 5 से 6 लीटर होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति का जो वज़न होता है उसके वज़न का 7% भार खून का होता है, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति के वज़न का 7% भार रक्त का होता है। और जो नॉर्मल मेल होता है उसके अंदर रक्त की मात्रा 12 से 16 ग्राम पर लीटर होती है, और वहीं महिला में 11 से 14 ग्राम पर लीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड के क्लासिफिकेशन की। मेनली ब्लड के क्लासिफिकेशन में हम 2 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल्स, यानी कि रक्त कोशिकाएं। जो ब्लड के अंदर नॉर्मल प्लाज्मा है वो 55% यानी 55% तक होता है, और वहीं बात करें रक्त कोशिकाओं की तो 45% ब्लड सेल्स होती है। जो ब्लड प्लाज्मा है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 92% तक तो वाटर होता है उसमें, और जो 8% बचा हुआ है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब देखते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ में क्या क्या होता है। तो 7% प्रोटीन होती है, और 0.9% लवण होते हैं, और 0.1% ग्लूकोज। वहीं बात करें हम रक्त कोशिकाओं की तो मेनली रक्त कोशिकाएं 3 टाइप की होती है। पहली है आरबीसी, जो कि ब्लड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरी है डब्ल्यूबीसी, जो ब्लड में सबसे कम पाई जाती हैं, और तीसरी है प्लेटलेट्स। अब देख लीजिए आरबीसी सबसे ज़्यादा, फिर प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आरबीसी की। बात करें तो ये 99% ब्लड में पाई जाती हैं, और इनका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, और ये संख्या में 4 से 6 लाख, तो एवरेज माने तो 4.2 से 5.9 लाख तक होती है। और इनका डिस्ट्रक्शन यानी कि इनकी मृत्यु लीवर और स्प्लीन में होती है, और इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। आरबीसी में एक पॉइंट है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, और इनका जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए रक्त का रंग लाल होता है। हम इसके फंक्शंस की बात करें तो शरीर में हर कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाना और CO2 लाना आरबीसी करती है इनका काम। आरबीसी की संख्या को हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं, और आरबीसी की कमी को एनीमिया कहते हैं। ब्लड में आरबीसी की कमी को एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी ब्लड में सबसे कम पाई जाती है डब्ल्यूबीसी, और इनकी संख्या होती है 4000 से 10,000 तक, और आकार में सबसे बड़ी होती है। इनका निर्माण बोन मैरो और लिम्फ नोड में होता है, और इनकी मृत्यु जो डिस्ट्रक्शन है वो ब्लड में ही हो जाती है, और इनका लाइफ स्पान यानी जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। और इनका मेन कार्य क्या होता है, ये एंटीबॉडी की तरह काम करती है, यानी कि प्रतिरक्षा का काम करती है, और इसीलिए इनको शरीर का बॉडीगार्ड भी कहते हैं। और इनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट।
WBC का सबसे अधिक जो पार्ट है वो न्यूट्रोफिल्स होता है, जो कि शरीर में 60 से 70% तक पाया जाता है। और इसका अनुपात देखें तो 600 अनुपात 1, यानी 600 RBC पर 1 WBC होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं WBC के बारे में। WBC 2 टाइप की होती है, एग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट क्या होते हैं? जिन पर ग्रेन्यूल्स यानी कि कण नहीं पाए जाते हैं, और ग्रेनुलोसाइट पर कण पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट की। ग्रेनुलोसाइट मेनली 2 प्रकार की होती हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट 3 से 8% तक होते हैं, और वहीं बात करें लिम्फोसाइट्स की तो लिम्फोसाइट्स 22 से 35% होते हैं। अब हम बात करें लिम्फोसाइट्स की तो लिम्फोसाइट्स भी 2 प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। हम बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स की। टी लिम्फोसाइट्स का क्या काम होता है? यह कैंसर सेल को किल करने का काम भी करती हैं, और जो बॉडी पर HIV जो वायरस होता है उसके अटैक से भी बचाती है, यानी कि पूरी तरह से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम टी लिम्फोसाइट द्वारा किया जाता है। और वहीं हम बात करें बी लिम्फोसाइट्स की तो हमारी शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाता है बी लिम्फोसाइट्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। ग्रेनुलोसाइट 3 टाइप का होता है। पहला है न्यूट्रोफिल, जो कि 55 से 70% तक होता है। और वहीं बात करें दूसरे टाइप की तो वो होता है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स हमारे WBC के अंदर 2 से 7% ही होता है, और इओसिनोफिल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है WBC के अंदर। हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो कि है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या होता है? बेसोफिल्स हमारे WBC के अंदर 2.5 से 1% तक होता है। बेसोफिल्स 2.5 से 1% ही होता है। अब हम बात करते हैं WBC की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो कैंसर हो सकता है और HIV हो सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर WBC कम हो जाए तो उसको ल्यूकोपीनिया बोलते हैं, और WBC की संख्या ज़्यादा हो जाए तो उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। ये दोनों ही कंडीशन हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर कम हो गया तो भी दिक्कत और ज़्यादा हो गई तो भी दिक्कत। नोट्स बनाते रहना ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स की बात करें तो ये संख्या में 4 से 5 लाख होते हैं, और इनका निर्माण बोन मेरो में होता है। इनको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। यह केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों के ब्लड में ही पाया जाता है, और इसके अंदर केंद्रक नहीं होता। बोन मेरो में इनका निर्माण होता है, और इनका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है, और स्प्लीन के अंदर इनकी डेथ होती है, यानी कि डिस्ट्रक्शन होता है। अब हम इनके कार्य की बात करें तो इनका कार्य क्या होता है? ब्लड का थक्का बनाने में मदद करना होता है इनका कार्य, और जब हमें कहीं भी चोट लग जाती है तो ब्लड के थक्का जमाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो चिकनगुनिया और डेंगू ज्वर हो सकता है, और जैसे कि हम बता चुके हैं इनके अंदर केंद्रक नहीं होता है। तो ये मेन पॉइंट थे इस प्लेटलेट्स के। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, और हमारे वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड के कार्य की। ब्लड का मुख्य कार्य होता है शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करना और रोगों से रक्षा करना। और जो हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगने से घाव हो जाते हैं उनको भरने का काम भी ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। और ब्लड का मेन एक और काम है वो है क्लोटिंग बनाना। नेक्स्ट है फ्लूइड के बैलेंस को बनाए रखना, यानी कि शरीर में अगर पानी की कमी आ जाती है तो फ्लूइड के बैलेंस को बनाए रखता है। और O2, CO2 और पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का ट्रांसफ़र करना, यानी कि सहवहन करना। और जो हमारे शरीर में अलग अलग टाइप्स के अंग हैं उनको सहयोग स्थापित करना। और मानव शरीर में ब्लड हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। वह पतली वाहिनियां जिनमें रक्त बहता है रक्त वाहिनियां कहलाती है। रक्त वाहिनियों को 3 भागों में विभक्त करते हैं, धमनी, शिरा तथा केशिका। आइए इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। धमनी। धमनी वह वाहिनी होती है जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। यह हमेशा रक्त को हृदय से दूर लेके जाती है। इनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, अर्थात ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। इसको ऑक्सीकृत रक्त भी कहा जाता है। धमनियों को अधिक दबाव सहना पड़ता है, इनके कारण इनकी भित्ति मोटी होती है। धमनियां छोटी छोटी वाहिनियों में विभक्त हो जाती है जिनको धमनिका कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि धमनियां है ये छोटी छोटी वाहिनियों में विभक्त होकर धमनिका बनाती है और धमनिका पुनः छोटी छोटी वाहिनियों में विभक्त होकर केशिका का निर्माण करती है। सीरा। सीरा में ऑक्सीजन विहीन रक्त बहता है। सीरा वे वाहिनियां होती है जो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती है। सीराएं हमेशा हृदय में रक्त लेके आती है, जबकि धमनियां हमेशा हृदय से रक्त को दूर लेके जाती है। सीराओं में ऑक्सीजन विहीन रक्त बहता है, यानी ऐसा रक्त बहता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाई जाती है। इनकी भित्ति है वो पतली होती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि धमनी है ये इनकी छोटी छोटी वाहिनियों को धमनिका कहते हैं, वैसे ही सीरा की छोटी छोटी वाहिनियों को सीरिका कहते हैं। जैसा कि आपके सामने चित्र में दिखाया गया है कि बहुत सारी छोटी छोटी केशिकाएं मिलकर सीरिका बनाती है और बहुत सारी सीरिका मिलकर सीरा बनाती है। केशिका। केशिका सबसे महीन व पतली वाहिनियां होती है। ऊतकों तथा रक्त के मध्य पोषक तत्वों का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का आदान प्रदान केशिका के माध्यम से ही होता है। जैसा कि आपको सामने जो चित्र है उसमें दिखाया गया है कि धमनी है ये छोटी छोटी वाहिनियों में बदलती है जिनको धमनिका कहते हैं। फिर धमनिका पुनः छोटी छोटी वाहिनियों में बदल रही है जिनको केशिका कहते हैं, और केशिका पुनः जुड़ेगी और सीरिका बनाती है और सीरिका सीरा में खुलती है। तो रक्त का प्रवाह इस प्रकार होता है कि हृदय से रक्त आता है, धमनी में जाता है, और धमनी से धमनिका में जाता है, फिर केशिका में जाएगा, केशिका से पुनः ये सीरिका में आएगा और सीरिका से सीरा में आएगा और सीरा इसको हृदय में पहुंचाने का कार्य करेगी। आइए अब हम अध्ययन करते हैं हृदय के बारे में। हृदय एक महत्वपूर्ण अंग है। यह वक्ष गुहा में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। यह पसलियों के पिंजर के द्वारा सुरक्षित रहता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। यह पेशी ऊतकों का बना होता है। आइए अब हम अध्ययन करते हैं हृदय की बाहरी संरचना के बारे में। हृदय के चारों ओर 2 आवरण पाए जाते हैं जिनको बाहरी अध्यावरण तथा आंतरिक अध्यावरण कहते हैं। इनको पेरिकार्डियम भी कहा जाता है, अर्थात बाहरी पेरिकार्डियम तथा आंतरिक पेरिकार्डियम। इन दोनों अध्यावरण के मध्य जो खाली जगह होती है, जो गुहा होती है, उसमें द्रव्य भरा रहता है जिसको हृदयावरणीय द्रव्य कहा जाता है। इनके अलावा हृदय में आलिंद और निलय होते हैं। आइए अब हम हृदय की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। हृदय की आंतरिक संरचना में हम निम्नलिखित भागों का अध्ययन करेंगे: बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय, फुफ्फुसीय धमनी, महाधमनी, फुफ्फुसीय सिरा, महासिरा, द्विवल्ली कपाट,
त्रिवल्ली कपाट। इन सभी का अध्ययन हम हृदय की आंतरिक संरचना में करते हैं। हृदय की आंतरिक संरचना में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। हृदय में 4 कक्ष, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय तथा दायां निलय होते हैं। बाएं आलिंद में फेफड़ों से रक्त आता है। तो फेफड़ों से जब भी रक्त आता है या फेफड़ों में रक्त जाएगा तो उनके लिए हम फुफ्फुसीय शब्द का प्रयोग करेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि शिराएं हमेशा रक्त लेकर आती है हृदय में। तो अभी हमने पढ़ रहे हैं कि फेफड़ों से रक्त आ रहा है, तो कौन सी हुई वो? शिरा हुई। कहाँ से आ रहा है? फेफड़ों से, तो उसका नाम हो जाएगा फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिराओं की संख्या 4 है जो चित्र में आपको दिखाई गई है। इनमें से प्रत्येक 2 फुफ्फुसीय शिरा एक फेफड़े से रक्त लेके आती है। एक दो बाएं फेफड़े से रक्त लेके आएगी, शेष 2 दाएं फेफड़े से रक्त लेकर आती है। फिर जब रक्त है बाएं आलिंद में आ जाता है तो बाएं आलिंद से ये बाएं निलय में जाएगा, जैसे कि आपको चित्र में एरो के चिन्ह के द्वारा दर्शाया गया है। फिर यह महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों पर पहुंचा दिया जाता है। जैसे कि चित्र में आपको लाल रंग से जो दिखाया गया है वो महाधमनी है। यह हमेशा शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाएगी। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि धमनी हमेशा रक्त को दूर लेकर जाती है हृदय से। तो इस एरो के चिन्ह में जो भी आपको एरो हृदय से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं वह धमनी को प्रदर्शित करेंगे, और जो हृदय में आते हुए दिखाई दे रहे हैं वह शिरा को प्रदर्शित करेंगे। तो शरीर के लिए हम शब्द काम में लेंगे महा, जैसे महाधमनी और महाशिरा। शरीर के विभिन्न भागों से विऑक्सीकृत रक्त या अशुद्ध रक्त है उसको एकत्र कर हृदय में पहुंचाया जाता है। तो हृदय में पहुंच रहा है तो कौन पहुंचाएगी? शिरा पहुंचाएगी। तो शरीर से पहुंचा रही है तो शरीर के लिए शब्द लगता है महा, तो नाम बन गया महाशिरा। जैसे कि चित्र में जो नीले रंग से दिखाया गया है यह महाशिरा है, जो ऊपरी महाशिरा तथा निचली महाशिरा है। महाशिरा से रक्त दाएं आलिंद में आ जाता है। फिर दाएं आलिंद से रक्त दाएं निलय में जाएगा। दायां निलय इस रक्त को फेफड़ों में पहुंचाता है। तो हमने जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है बैंगनी रंग में, यह नीले से रक्त को दाएं निलय से रक्त को फेफड़ों में लेकर जाएगी। तो जो हृदय से दूर रक्त को लेकर जाती है वो कौन सी होती है? धमनी होती है। और ये फेफड़ों में लेके जा रही है तो नाम लग जाएगा फुफ्फुसीय। तो इसका नाम बन गया फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी इसमें 2 दिखाई गई है। तो एक फुफ्फुसीय धमनी बाएं फेफड़े में रक्त लेके जाएगी और दूसरी दाएं फेफड़े में रक्त लेकर जाएगी। इनके अलावा बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विवल्ली कपाट पाया जाता है तथा दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में त्रिवल्ली कपाट पाया जाता है। दोहरा परिसंचरण। हृदय से रक्त का 2 बार होकर गुजरना दोहरा परिसंचरण कहलाता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि फेफड़ों से रक्त फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में आता है। फिर बाएं आलिंद से यह रक्त बाएं निलय में जाएगा। बाएं निलय से रक्त महाधमनी में जाता है। फिर महाधमनी से रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। शरीर के विभिन्न भागों में जो कोशिकाएं होगी उनके द्वारा ऑक्सीजन का निष्कासन किया जाता है। यह ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन किया जाता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एकत्र करके महाशिरा में डाल दिया जाता है। महाशिरा है यह रक्त को दाएं आलिंद में पहुंचाती है। फिर दाएं आलिंद से रक्त दाएं निलय में जाता है। फिर दायां निलय रक्त को फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से पुनः फेफड़ों में पहुंचा देता है। इस प्रकार रक्त है ये एक चक्कर में हृदय से 2 बार होकर गुजरता है। इसको हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। आइए हम इसको थोड़ा विस्तार से चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे हृदय में 4 कक्ष बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय तथा दायां निलय होता है। जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में श्वसन के अंतर्गत पढ़ लिया था। तो श्वसन के दौरान कोशिका क्या करती है कि ऑक्सीजन को
हमारी रक्त वाहिनी में डाल देती है। यह ऑक्सीजन वाला रक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से हमारे बाएं आलिंद में आता है। फिर बायां आलिंद संकुचित होता है तो रक्त बाएं नीले में जाएगा, बाएं आलिंद से बाएं नीले में जाता है। फिर बायां नीले संकुचित होता है तो यह रक्त महाधमनी के द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। शरीर की इन कोशिकाओं में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित होती है उसको ये निकाल लेती है। सभी कोशिकाएं ऐसा करती है कि ये रक्त से ऑक्सीजन ले लेती है। फिर इन कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। अब कोशिकीय श्वसन क्या होता है, इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो श्वसन तंत्र वाला देखिए। फिर कोशिकीय श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको पुनः रक्तवाहिनी में डाल दिया जाता है। फिर जो रक्तवाहिनी है उसमें जो रक्त होगा वह ऑक्सीजन विहीन अर्थात विऑक्सीकृत होगा। इसे महाशिरा एकत्र करके दाएं आलिंद में डाल देती है। फिर दायां आलिंद इसको दाएं नीले में पहुंचाता है। फिर दाएं नीले में जब संकुचन होता है तो रक्त फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से वापस फेफड़ों में पहुंचा दिया जाता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जो एरो का चिन्ह कभी लाल दिखाया गया है, कभी नीला दिखाया गया है, तो लाल तो दिखा रहा है कि इनमें ऑक्सीजन वाला रक्त है, और जो नीला दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त फेफड़ों में पहुंच जाता है तो कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देती है, शरीर से बाहर निकाल देती है और पुनः इनमें ऑक्सीजन डाल देती है। इस प्रकार यह चक्कर चलता रहता है। तो एक चक्कर में रक्त है ये हृदय से 2 बार होकर गुजर रहा है, इसको हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं।